हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। यह हमारा बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो परीक्षा होने वाली है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। कौन सा तीसरा नंबर का है? इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, उसे देख लीजिए। टोटल इसमें हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये तीसरा है और रोज़ शाम को आप 5 बजे जुड़ सकते हैं। लाइव प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं दोस्तों। जिनको नहीं मालूम है वो सुन लीजिए। और चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना सेट मैं करवाऊंगा वो सब आसानी तक आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, सेशन लेट किए बिना हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? मुसलमानों के लिए बात कर रहा है तो सीधे ऑप्शन हो जाएगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। आपको मालूम है कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुसलमान वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और ये घटना कब की है? 1919 भारत परिषद अधिनियम की है। ठीक, इसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। और इस सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म मतलब जो भी है इसमें, इसके आधार पर निर्वाचक प्रणाली अपनाई गई थी, और जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स बोला जाता है, और जमींदारी प्रथा जो था उसको अलग कर दिया गया था। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान की विशेषताएं और उनके स्रोत में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन से सुमेलित है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, एक हो जाएगा आपका सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक, ये संविधान की विशेषताएं हैं, सदनों की संयुक्त बैठक। और उसके बाद हो जाएगा इसमें से आपका एक समानता और बंधुत्व की बात करता है। तो राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करें तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति देने की ये 72 में है। भारत का महान्यायवादी 76 में है। और संसद का सत्र, सत्रवासन तथा भंग करना अनुच्छेद किस में है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 85 में। तो राइट आंसर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा, वही सही है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विधानसभा में सीटों के अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा की बात कर रहा है तो आपको मालूम है अधिकतम सीटें 500 होगा, और न्यूनतम बात करेगा तो कम से कम 60 होना चाहिए। तो राइट आंसर 500 और 60 भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, आप प्रश्न कभी कभी पूछ सकता है कि भारत में सबसे बड़े राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 404 है, याद रखिएगा। जिन राज्यों में कम आबादी, आकार में छोटे हैं, उनके पास विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम होता है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहा है तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 के बीच निर्वाचन आयोग का वर्णन है, नहीं होगा, ये गलत है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये भी सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं ऑप्शन। आगे ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि और 62 वर्ष की उम्र दोनों से जो पहले हो उसके लिए पद धारण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो देखिए, अनुच्छेद 111 के तहत, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और अनुच्छेद 121 की बात करें तो संसद पर क्या होती है? चर्चा निर्बंध होती है। संसद में चर्चा निर्बंध आर्टिकल 121 बताता है। अनुच्छेद 109 की बात करें तो ये धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। क्या करता है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के विशेष संबंध में विशेष प्रक्रिया। उसके बाद अनुच्छेद 106, तो अनुच्छेद 106 क्या बताता है? कि सदस्यों के वेतन और भत्ते मिलेगा। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 106 संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 106 याद हुआ। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसमें कथन को पहचान करना है। ठीक, तो देखिए समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्य करती है, कथन सही नहीं, जो कि ये गलत है। देखिए समितियां जो होती है ना, वो सदन अधिवेशन खत्म भी हो जाएगा तभी कार्य करती रहेगी। ठीक, संसदीय समिति जब आपको मालूम है कानून बनाने में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके साथ साथ सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाता है। और समितियां सदन का अधिवेशन हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कार्य करती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। दूसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात करता है। ठीक है, अनुसूची दूसरा जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात करता है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात करता है। ठीक है, चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। पांचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, जबकि ये जो दिया है ये छठी अनुसूची में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा। कौन करेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इसमें से, तो देखिए चूँकि बात कर रहे अध्यक्षता की, तो देखिए इस कंडीशन में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या ये नहीं रहेंगे तो क्या होते हैं, उस समय उपाध्यक्ष पीठासीन होते हैं, मतलब कार्य करते हैं, और अध्यक्ष का पद खाली होता है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यों को क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक से संबंधित है। ये प्रश्न बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार एसएससी में। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है। कुंभा एक वैदिक नदी इसका नाम है, आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, तो काबुल हो जाएगा, कुंभा का काबुल। परुसनी नदी है एक, परुसनी का आधुनिक नाम क्या हो जाएगा, रावी, परुसनी का रावी। सादा नीरा को पता होगा, गंडक है मुजफ्फरपुर में से, मुजफ्फरपुर भी है पुल रेवा के पास, गंडक। और सतुद्री क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संबंध में कौन सा गलत बता दिया है कि इसमें पहचान करना है। देखिए मिलिपनाहो की बात करें तो मिलिपनाहो की रचना नागसेन ने किया था। ठीक, माध्यमिकाकारिता ग्रंथ है, इसको किसने लिखा था, तो नागार्जुन ने लिखा था, माध्यमिकारिका। उसके बाद अभिधम केश किसने लिखा था, तो वसुबंधु ने लिखा था, अभिधम कोश वसुबंधु ने लिखा था, सही है। उसके बाद है विशुद्धिमग कौन लिखा था, देखिए विशुद्धिमग बुद्ध घोष ने लिखा था। ठीक है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान का मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था। ठीक है, किस विद्वान ने, तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था दोस्तों। बर्नी की एक पुस्तक है तारीख है फिरोज शाही एवं फतवा जहांगीरी, उसमें इसने इस चीज़ का वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ। देखिए बंगाल का सिपाही विद्रोह। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था, याद रखिए। उसके बाद कच्छ का विद्रोह की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1819 से 31 के सेशन में हुआ। उसके बाद बेलार सिपाही का, उसके बाद कोल विद्रोह है, तो कोल विद्रोह ये हो जाएगा 1831 से 32 में हुआ। तो सबसे कम यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, बंगाल का सिपाही विद्रोह। अगला प्रश्न देख लीजिए,
1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? 1857 के बारे में किसने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो षड्यंत्र पूछ रहा है, तो देखिए किसने कहा था? टेलर और आउटरम ने कहा था कि भाई जो 1857 की क्रांति है वो क्या है? हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है, इसे बचाव करने के लिए, ठीक है, कटाक्ष किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इसी ने 1909 अधिनियम के तहत पाकिस्तान की फूट डाली। अगला प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? मद्रास महाजन सभा की स्थापना में कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे? देखिए ऑप्शन में एमजी रानाडे है, ये मद्रास महाजन सभा की स्थापना में क्या थे? सम्मिलित नहीं थे। बाकी जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू, बी राघवाचार्य, ये सभी सम्मिलित थे। अगला प्रश्न देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो चौरा चौरी, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को क्या किया? इसकी शुरुआत की, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। और 5 फरवरी 1922 को क्या होता है? एक घटना घटा, चौरा चौरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए भूल बताई इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह का स्मारक स्थित कहाँ है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में है। देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में क्या किया गया? फांसी दिया गया। और चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट एक गांव है हुसैनी वाला, इन लोगों को वहाँ पर चोरी छिपे संस्कार किया था, लोग जलाया था अंग्रेजों ने रात को ही, 1 दिन पहले, फांसी से पहले। तीनों का स्मारक वहीं पर है फिरोजपुर में। चलिए अगला प्रश्न, अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? किस शासक ने भाग लिया था? तो इसमें शक्र सिंह ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान में बिहार के शक्र सिंह ने भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकारों में लेने के बाद चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन था? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है? जल डमरू मध्य काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है इसमें। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो बास्पोरस जल डमरू मध्य जो है, बास्पोरस जल डमरू मध्य एक काला सागर और मरमारा सागर को जोड़ता है। बास्पोरस जल डमरू मध्य क्या करता है? बास्पोरस काला सागर और मरमारा को जोड़ता है, ठीक है। तो बास्पोरस जल डमरू मध्य हो जाएगा राइट आंसर। ये भूमध्य सागर में स्थित है और यह विश्व की प्रमुख जल संधि यूरोप की एशिया से क्या करता है? अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक
पहाड़ पर ऊंचे पठारों या चौड़े गुंबदों से बनते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टान ऊपर आ जाता है यानी उठ जाता है, या दो भ्रंश रेखाओं के मध्य चट्टान को छोड़कर किनारे पर जाता है, उसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? देखिए, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें बालू के कोनों का क्या होता है? अनुपात अधिक होता है और मृतिका की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं, देखिए बालू के कोनों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक तरफ पवन है और एक तरफ देश है, मिलान करना है। ठीक है, सैंट आना बताइए। ठीक, सेंट आना का मिलान करना है। देखिए सेंट आना पूछ रहा है, इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन, देखते हैं ऑप्शन को ध्यान से। तो राइट आंसर देखिए सेंट आना कैलिफोर्निया में है, सही है। हबूब एक पवन है, ये सूडान में बहता है। यामो भी क्या है? एक पवन है, ये जापान में पाया जाता है। और मिस्ट्रल जो है, देखिए मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए मिस्ट्रल की बात करते हैं। देखिए ये यामो की बात करें ना, तो यामो क्या है? ये जापान में चलने वाली क्या हवा है और एक गर्म होता है दोस्तों। ठीक, शुष्क स्थानीय पवन बोल सकते हैं। जबकि मिस्ट्रल की बात करें तो ये ध्रुवीय पवन है। क्या है? स्थानीय ध्रुवीय वहाँ की है। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्रिक फिल्टर होता है, जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भागों में क्या करता है? बहते हुए फ्रांस में चला जाता है। तो मिस्ट्रल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पहचान करना है। देखिए बहरीन एक तरफ मुद्रा है और एक तरफ देश है, मिलान करना है। ठीक है, तो बहरीन की मुद्रा क्या हो जाएगा? दिनार। ठीक है, मंगोलिया का मुद्रा क्या हो जाएगा? तुगरिक। मंगोलिया का तुगरिक सही है। मलेशिया का क्या हो जाएगा? तो मलेशिया का रिंगिट होगा, रिंगिट। ठीक है, इजराइल का डॉलर नहीं होता है, न्यू शेकेल होता है। क्या होता है? न्यू शेकेल होता है। फिर से एक बार याद कीजिए, बहरीन का मुद्रा दिनार, बहरीन का मुद्रा दिनार होता है, बहरीन का मुद्रा दिनार होता है, बहरीन का मुद्रा दिनार होता है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक होता है, मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक होता है। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट होता है, मलेशिया का मुद्रा रिंगिट होता है। इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल, इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल होता है, इजराइल का मुद्रा न्यू शेकेल होता है। याद हुआ? बहरीन का मुद्रा दिनार होता है, बहरीन का मुद्रा दिनार होता है, बहरीन का मुद्रा दिनार होता है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक होता है, मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक होता है, मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक होता है। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट होता है, मलेशिया का मुद्रा रिंगिट होता है। और इजराइल का न्यू शेकेल होता है। याद हुआ? चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए सिंधु नदी का अगर ये अरब में गिरती है ना, तो इसका उद्गम स्थल होगा कैलाश हिमानी। क्या हो जाएगा? कैलाश हिमानी। सिंधु नदी आपको मालूम है अरब सागर में गिरती है। ठीक, तो उद्गम स्थल कैलाश हिमानी हो गया। और इसकी लंबाई का बात करेगा तो 3610 किलोमीटर बोलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। उसके बाद है, एक तरफ सूची दिया है, दोनों को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ स्थान है और एक तरफ खनिज है। तो खेतरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खेतरी में तांबा पाया जाता है। नवेली में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लिग्नाइट पाया जाता है। नवेली स्थान है, वहाँ लिग्नाइट पाया जाता है। जादूगोरा में यूरेनियम पाया जाता है और कुद्रेमुख में लोहा पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खेतरी तांबा, नवेली निगलाइट, जादूगोरा यूरेनियम, कुद्रेमुख लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है, ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए शामिल नहीं है। जबकि राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम शामिल है, अन्नपूर्णा। ठीक है, ये सही है, लेकिन सी नंबर सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न।
इनमें से किसने गरीबी निवारण के, तो ऊपर वाला 30 जो बताया ना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये शामिल नहीं है। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचारों को दिया था? तो ये मोहम्मद यूनिस ने ये गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को मोहम्मद यूनिस ने दिया था। स्वयं सेवा समूह के विचार को मोहम्मद यूनिस ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? देखिए, वित्तीय व्यवस्था की बात करता है तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? ये वित्तीय व्यवस्था किया जाता है, प्रबंध, ठीक है। भोजन हेतु प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है? तो परिवार नियोजन देखिए सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में पूछ रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसलिए राइट आंसर आपका होना चाहिए 2 अक्टूबर 1952, चूँकि 2011 में क्या हुआ था, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या की गई, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, प्रायोगिक स्तर प्रयोग किया गया। 2011 में ये प्रभाव में आया, लेकिन प्रयोग किया गया 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। और देश में कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली को सुधार को देखरेख, स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस सभी को पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से इसको लाया गया था। और उस समय पहली पंचवर्षीय योजना में 248 ब्लॉकों में क्या इसे लागू किया गया, और जिसे 1964 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो 2 अक्टूबर 1952। चलिए अगला प्रश्न, काली क्रांति संबंधित है किससे? काली क्रांति किससे संबंधित है? तो दिखाई दे रहा होगा, कोयला उत्पादन से। काली क्रांति कोयला उत्पादन से। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। हरित क्रांति खदान उत्पादन से संबंधित है। 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 ग्रे क्रांति मतलब उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा बोल सकते हैं या प्याज, गुलाबी मतलब प्याज तो गुलाबी होता है, वैसे पहचान सकते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति मांस या टमाटर से उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अब रिपीट करते हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन संबंधित है। और हो जाएगा नीला क्रांति। नीला क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो इस तरह हम लोग इसे क्लियर कर लेंगे। आगे उसके बाद है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत का स्थान पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका 111। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 111 हो जाएगा। चूँकि 2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI भी बोल सकते हैं इसे, इसमें भारत को क्या किया गया, 125 देशों में इसको 111 नंबर का स्थान मिला है। और 2022 में भारत के अगर स्थान की बात करें तो 2022 में 107वें नंबर पर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 2023 में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसमें जो डू विस्मैन जो है, इनको नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित नहीं किया गया है। और रसायन क्षेत्र में 2023 के लिए एक है मोंगी जी वर्वेडी जो है, इसको क्या किया गया है?
सम्मानित किया गया है। उसके बाद है लुई ई ब्रूस को भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद एलेक्सी एल एकिमो। आगे देखते हैं, आगे है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता, तो ये शूटिंग में जीता था। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक शूटिंग में जीता था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। ये 23 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संकलित भाषा 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है, ते अनुमानित किया गया है आपका 6.7% अनुमानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 से 24 में जीडीपी की वृद्धि दर अनुमानित किया कितना, 6.7। और मूडीज रेटिंग एजेंसी ने इसी को 5.9 दिया है। और फिच रेटिंग एजेंसी की बात करें तो 6.3 दिया है। विश्व बैंक की बात करें तो 6.3 दिया है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार द्वारा किया गया। इसमें 10 लाख की राशि प्रदान किया जाता है लोन के संबंध में, सब्सिडी के तौर पर भी। चलिए अगला प्रश्न, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सतत विकास रिपोर्ट 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड है, फिनलैंड। अगला प्रश्न देखिए, विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2003 में कहाँ आयोजित किया गया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2003 में कहाँ आयोजित किया गया, आयोजित किया गया दावोस में। कहाँ, दावोस में किया गया। विश्व आर्थिक मंच की बैठक 2023 में दावोस में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था शाहरुख खान को। ठीक, शाहरुख खान को किया गया था। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो कृषि मंत्रालय द्वारा। कृषि मंत्रालय ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया था। कृषि मंत्रालय ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया था। वे वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वे वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बने हैं वियतनाम। वे वान थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। वे वान थुआंग वियतनाम के क्या बने हैं, राष्ट्रपति। वे वान थुआंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। वनावरण प्रतिशत के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत के मामले में आपका हो जाएगा। देखिए मिजोरम है, मिजोरम, चूँकि ऑप्शन में मिजोरम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। मिजोरम में 84% है और अरुणाचल प्रदेश में 79। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, अक्षय ऊर्जा, तो ये 2023 तक भारत 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो ये रूपा पाई हो जाएगी। कौन हो जाएगी, रूपा पाई। ठीक है, रूपा पाई हो जाएगी। पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई ने लिखा है। उसके बाद है 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 21वीं एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कतर में। कहाँ किया जाएगा, कतर में। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक दूसरे के माध्यम से प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव पड़ता है
ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्ध्य पर ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश वायु से कांच या माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रों को स्वीकार किया गया है? तो 7 हो जाएगा, सिंपल है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब है। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ के अम्लीय क्षार होने का सूचक बताना है, कौन सबसे पहले होगा? देखिए, लिटमस होता है पहले, उसके बाद हल्दी, वेनिला, लौंग, तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करता है। संपूर्ण आंतरिक अपवर्तन फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, बर्तन को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, तो इसमें हो जाएगा क्यांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। क्या? क्यांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, जबकि सुनिए, मेढक के क्यांतरण में आंत छोटी हो जाती है और इससे क्या होता है, मांसाहारी भोजन के पचाने में बहुत मदद मिलती है। और मेढक वायुमंडल के अनुसार क्या करता है, अपने शरीर के तापमान को कम और क्या बढ़ा घटा सकता है भाई। ठीक है, इसलिए क्यांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये असत्य कथन है। मेढक त्वचा से सांस लेता है, सही है। शीतरत प्राणी है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत, ये सही है। बाकी सी नंबर का आपका गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? मच्छर को भगाने के लिए तो एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है। मच्छर को भगाने वाली दवा जो है एलिथ्रीन है। ये क्या होता है, पाइरेथ्राइड कीटनाशक है जो मच्छर को क्या करता है, भगाने में ये मदद करता है। अगला प्रश्न है कि ये कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो एक कार्बन क्रेडिट का मान 1000 होता है। 1000 CO2, 1000 किलो CO2 होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के बाहर का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? मानव शरीर के बाहर का कुल ऑक्सीजन जो होता है वो 65% होता है। ठीक है, और उसमें 18% कार्बन हो जाएगा, 10% हाइड्रोजन हो जाएगा, 3% नाइट्रोजन हो जाएगा, 1.5% कैल्शियम, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, देखिए, तांबा का गैल्वीकरण दिया है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम, आतिशबाजी, मैग्नीज, फर्टिलाइजर, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सुमेलित है। जिंक का होता है गैल्वेनीकरण, तांबा की जगह क्या हो जाएगा, जिंक होता तो सही होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठते हैं? फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठते हैं? फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठते हैं? तो श्वेत फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस अपने आप जल उठता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा की बात करें इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4 बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? सांस लेने छोड़ने के दौरान तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है। कौन है स्टेपिज है? छोटी हड्डी, ठीक है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी पूछता तो फीमर, जांघ की हड्डी होती है। वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, NaOH। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम हो जाएगा।
पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व यूरेनियम है जिसका परमाणु भर 238.03 और इसका घनत्व की बात करें तो 19.05 होता है। जबकि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु बोलेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ताना का उदाहरण नहीं है? कौन ताना का उदाहरण नहीं है? देखिए, ताना का उदाहरण नहीं है तो शकरकंद हो जाएगा। शकरकंद जो है इसमें ताना का उदाहरण नहीं है। आलू गाना एवं अदरक ये सब ताना का उदाहरण है। आलू गाना अदरक ताना का उदाहरण है, जबकि शकरकंद जो है ये अंगजर है, जर के श्रेणी में आता है। अभावजनन रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो देखिए, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा होता है। मलेरिया से जो अंग प्रभावित होता है दोस्तों, ये क्या होता है? प्लीहा होता है। अगला प्रश्न, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते हैं? वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है। इसमें डिमेंशिया क्या है? मस्तिष्क का रोग है जो प्रायः याददाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आश्रु गैस कौन सी गैस होती है? आश्रु गैस में आपको अमोनिया होता है दोस्तों। क्या होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, और ये आँखों के संपर्क में आने से जलन होने लगती है, आंसू टपकने लगता है। ठीक है, अल्फा क्लोरोस्टाफिनॉन क्या होता है? इसमें प्रमुख है आश्रु गैस के लिए। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में। याद रखिएगा, ये शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। चलिए अगला प्रश्न है H9N2 ये क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस है। इससे क्या होता है? कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से बर्ड फ्लू होता है। ठीक, उसके बाद है ये मैथ। देखिए क्या है, 18 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 kg है। यदि अध्यापक के वजन को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत वजन 2 kg की वृद्धि होती है। अध्यापक का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है 18 छात्रों का वजन, तो 18 गुने क्या हो जाएगा? 30। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 540 kg आ गया। 18 छात्रों का वजन का योग हम 18 गुने 30 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल वजन। अब मान लेंगे कि अध्यापक का वजन क्या है? x है। चूँकि जब x है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है 2 kg क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, तो 540 प्लस x और बटा 19 बढ़ जाता है तो भाई 30 प्लस वजन एक तरफ लिखेंगे, 30 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको काट कूट कीजिए, 68 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। जीके जीएस का हम पोर्शन करवा रहे हैं, मैथ का अलग से हो रहा है। तो ये तीसरा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है, फिर हम चौथे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।